ग्रीटिंग्स टू एवरीवन, दिस इज़ आदर्श मिश्रा और चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के पार्ट 4 में हम देख चुके हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में और ये पार्ट 5 है और इसमें हम देखते हैं नक्सलिज्म को। तो आइए शुरू करते हैं। अब थोड़ा हम बैकग्राउंड पे नज़र डालें तो बैकग्राउंड की बात करेंगे तो एक चीज़ निकल के आएगा, लैंड होल्डर स्टेट रिलेशन। तो इसमें क्या था कि जब वैदिक एरा थी, वैदिक काल में क्या, वैदिक काल से लेके बिफोर ब्रिटिश तक हम कह सकते हैं, बिफोर ब्रिटिश तक जो ज़मीनें होती थी, जो ज़मीन होती थी वो स्टेट के पास होता था और स्टेट किसी को भी अलॉट कर देता था और उसका 1/6 पार्ट उसे देना होता था। फिर ये सारी चीज़ें थी। हाँ, ज़मींदार उस समय भी थे लेकिन उनका वो ऑनर नहीं थे। लेकिन जब ब्रिटिश के आने के बाद ब्रिटिश ने ज़मींदारी सिस्टम को लाया, ज़मींदारी सिस्टम आया फिर तो इसके थ्रू क्या हो गया कि जो ज़मींदार थे वो लैंड के ओनर होने लगे, ज़मींदार तो वो ओनर होने लगे। तो फिर इससे क्या हुआ कि जो मजदूर वर्ग था, जो लेबर सोसाइटी थी, जो ट्राइब थे छोटे छोटे और जो गरीब पुअर फैमिली से थे, उनकी जो ज़मीनें ना वो ट्रैप ऑफ लोन की पॉलिसी में फंस कर उनकी ज़मीनें छीन ली गई, उनकी ज़मीनें ले ली गई। और जब बात ये करें, जब फ्रीडम स्ट्रगल का पीरियड शुरू हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल हुआ कि उसके बाद तो इनको आश्वासन दिया गया था कि आपकी जो लैंड रिफॉर्म के थ्रू आपका जो ज़मीन है वो दिलाया जाएगा आपको। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ, तो कंट्री इंडिपेंडेंट होने के बाद लैंड रिफॉर्म सक्सेस नहीं हो पाया, नॉट सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि जो ज़मींदार थे उनका डोमिनेंस अब भी था, वो चूँकि पैसे में धनवान थे और उनका डोमिनेंस अब भी था समाज में। तो जब कोई आवाज़ उठाता था तो उसे सप्रेस कर देते थे, अपने विथ पावर का यूज करके थोड़ा सा सप्रेस कर देते थे। तो ये सारी चीज़ें आने लगी। फिर आप देखेंगे कि यहीं से फिर थोड़ा सा शुरुआत दिखता है, जो आपका 1967 में एक दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, ये वेस्ट बंगाल में है और इसके एक गांव है नक्सलबारी से फिर नक्सल का जो है कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। लोग थोड़ा सा हथियार उठाना प्रारंभ कर दिए। जब उनकी मांग नहीं स्वीकार की गई तो लोग हथियार उठाना शुरू कर दिए। और हिस्ट्री इस बात का गवाह है, कोई भी अन्याय होगा, कोई भी लोगों में असंतोष की भावना होगी तो वहाँ एक मूवमेंट बॉर्न होगा और फिर लीडर वगैरह फिर आ जाते हैं। तो यहीं से नक्सलबारी को भी हम देख सकते हैं कि फिर यहाँ पे चारू मजूमदार आपके आए, फिर उसके बाद कानू सान्याल आए। तो ये लोग आके थोड़ा सा इसको प्रमोट किए, अपना ये कॉन्सेप्ट लेके आए नक्सलिज्म का। तो आइए थोड़ा सा नक्सलवाद का जो विचारधारा है उसको देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं, कम्युनिस्ट लोग गोरिल्ला वॉरफेयर छापामार युद्ध कर्म बोलते हैं। गोरिल्ला वॉरफेयर के जरिए स्टेट को डिस्टर्ब करते हैं वायलेंस का सपोर्ट लेके, विद सपोर्ट ऑफ वायलेंस का सहारा लेके राज्य को जो पीस होता है उसको डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। और भारत में ज़्यादातर जो नक्सलवाद है वो माओ की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है और ये बेसिक क्या कि जनता की सरकार की बात करते हैं, ये जनता की सरकार बनाना चाहते हैं, ये मौजूदा सरकार से खुश नहीं होते हैं, ऐसा इनका मानना है। और माओ की जो आइडियोलॉजी है वो बोलती है कि जो है बंदूक की नाल से बंदूक की नाल से ही ओरिजिनल पावर निकलता है, ऐसा ओरिजिनल पावर बंदूक की नाल से ही निकलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं नक्सलवाद में।
तो वहीं हम बात करें कि कहाँ-कहाँ है नक्सलवाद, जब कहाँ-कहाँ की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि जो रेड कॉरिडोर है गृह मंत्रालय के अकॉर्डिंग, जो हमारा रेड कॉरिडोर है, लाल गलियारा बोलते हैं उसे, तो उसमें क्या होता है, जो पूर्वी भाग है हमारा, ये हमारा पूर्वी भाग देखेंगे वेस्ट बंगाल से लेके ये वाला हमारा जो पार्ट होता है इंडिया के मैप में ऐसे देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट होता है, तो वेस्ट बंगाल से लेके इधर आपका बिहार, छत्तीसगढ़, ये सारी चीज़ें, तो 11 स्टेट में फैला हुआ है आतंकवाद, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रिपोर्ट में आता है। और जो है वो अब लगभग 90 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें नक्सलवाद अभी भी कायम है। और हम भारत की राजनीति में बात करें तो जो माओ की आइडियोलॉजी है वो पहली बार जो है हैदराबाद रियासत के विलय के समय देखने को मिली थी। उसके बाद फिर ये 1960-70 के आसपास में जो नक्सलवादी मूवमेंट हुआ था, फिर वहाँ से ये विचारधारा सामने आई। वहीं यदि हम टाइम पीरियड की बात करें तो इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। पहला जो है 1967 से लेके 1980s तक का टाइम पीरियड देखते हैं। इसमें क्या था, मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा थी और इसमें जो है इसमें मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा थी और इसमें जो वैचारिक और आदर्शवादी आंदोलन का चरण माना जाता है इसमें। और इनका जो नेशनल आइडेंटिटी तो था, इनका पहचानते थे लोग, लेकिन इनका जो राष्ट्रीय प्रभाव है, इफेक्ट होता है राष्ट्रीय प्रभाव, वो इस पीरियड में कायम नहीं रहा। इनका राष्ट्रीय प्रभाव इस पीरियड में देखने को नहीं मिला। और वहीं हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो सेकेंड पीरियड हुआ 1980 से लेके 2004 तक देख लेते हैं। 2004 में बेसिकली क्या था, इसमें इनका विकास हुआ, इनमें थोड़ा इनका विकास हुआ और इनका क्षेत्रीय जो प्रभाव था, ये रीजनल इफेक्ट था और उसमें विस्तार हुआ, इनका क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ा। और फिर तीसरा हम देख सकते हैं 2004 के पास से, तो ये वाला बड़ा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये वाला, क्योंकि इसमें क्या था कि राष्ट्रीय स्वरूप इनका सामने आया और इसमें जो इनका फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा, थोड़ा सा इनका संपर्क बढ़ा। और जो ये नक्सलवाद है, ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में, आंतरिक सुरक्षा के चुनौती के हिसाब से सबसे बड़ी खतरा सामने आई जो है नक्सलवाद के रूप में। तो बेसिक ये चरण थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो हम पहले ही नक्सलवाद के कारणों को डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके कारण पर और इफेक्ट करते हैं, डालते हैं क्या क्या बेसिक कारण थे। तो पहला हमारा जल जंगल ज़मीन, इसमें क्या था, भूमि सुधार कानून का दुरुपयोग था और सरकारी और जो सामुदायिक ज़मीन थी वो हड़पने वाला एक मेजर मुद्दा था इसमें। और बिना उचित हर्जाने के पुनर्वास व्यवस्था का भूमि अधिग्रहण मामला था और जो है सदियों से चली आ रही आदिवासी जंगल व्यवस्था को बिगाड़ दिया गया। ये सारी चीज़ें इसमें आ गई, ठीक है। और सेकंड में देखें तो हम देखें जो विकास कार्य था उसमें थोड़ी कमी आई, जैसे बेरोजगारी बढ़ रही थी, गरीबी, जब बेरोजगारी रहेगी तो गरीबी तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी, गरीबी बढ़ रही थी। फिर मूलभूत सुविधा जो होता है उसका अभाव था और शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा की कमी थी। और शिक्षा तो जब बेरोजगारी थी तो सारी चीज़ें फिर आ जाती हैं, फिर से शिक्षा और स्वास्थ्य की भी कमी थी। और एक कारण हम मान सकते हैं कि शासन व्यवस्था की असफलता को देखते हैं। शासन जो था वो असफल यहाँ पे दिख रहा था, जैसे कि प्रशासनिक थोड़ा सा अकुशल मतलब अक्षमता बोल सकते हैं, प्रशासनिक अक्षमता थी। फिर अव्यवस्था और भ्रष्टाचार था, करप्शन था। और जो है सरकारी योजना का जो मतलब सरकारी सरकारी योजना ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचती थी और ये सारी चीज़ें थी। और जो है स्थानीय लोग के कल्याण के लिए जो नियम कानून बनाए थे वो फॉलो नहीं हो पा रहे थे, ये सारी चीज़ें थी। और थोड़ा एक फैक्टर देखते हैं, सामाजिक तिरस्कार। तो उसमें क्या था कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा था और व्यक्ति के गरिमा का
हनन हो रहा था, फिर ये समाज की मुख्य धारा से अलगाव था, सरकार तथा शासन के प्रति असंतोष था लोगों में। तो ये सारी चीज़ें एक कारण के रूप में हम देख सकते हैं कि क्या क्या कारण थे हमारे नक्सलवाद को जन्म देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो जो नक्सलवाद होते हैं उनका बेसिक मोटो यही होता है कि राज्य को अस्थिर करना, और जो मौजूदा व्यवस्था है उसको सही वो मानते नहीं हैं, और जो है एक जनाधार तैयार करते हैं और वो जनता की सरकार को लाने की कोशिश करते हैं, और वो हिंसा की रास्ता अपनाते हैं। तो बेसिक क्या करते हैं, वो ज़्यादातर सुरक्षा बलों के हमले पर ठिकाना कर देते हैं। फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड है, रेलवे है, पावर हाउस है, उसको टारगेट कर देते हैं। फिर जो और ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे सरकार समर्थक सिविल सोसाइटी है, फिर गैर सरकारी संगठन पर हमला कर देते हैं। फिर वो अपनी विचारधारा को एक्सपेंशन करना चाहते हैं, और जैसे कि सड़क, अस्पताल, स्कूल आदि का निर्माण का विरोध भी ये करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये विरोध नहीं करते, ये विरोध भी करते हैं, और जितने विकास कार्य हैं उनको विरोध करते हैं, और अपना नक्सलवादी लोगों से टैक्स वसूलते हैं, और जो है ये सारी चीज़ें करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम संगठन इनको मदद भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं नक्सलवाद में। वहीं हम इनके रणनीति की बात करें तो इनकी क्या रणनीति आती है, तो इनका जो है PLGA, पीपल लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी का इस्टेब्लिश करके लोगों को उसमें भर्ती करना, उसमें लोगों को भर्ती करना इनका रणनीति था। उसके बाद फिर क्षेत्र पर कब्जा करना था, और फिर जो है खास वर्गों को मतलब एकत्रित करके फ्रंट संगठन बनाए थे, ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, और जिसमें मनी की बात करते थे कि कहाँ से पैसा आएगा, ये सारी चीज़ें। तो इनकी बेसिक ये स्ट्रेटजी रही थी। और हम देखते हैं क्या ये असली में वाकई में, क्योंकि ये बात तो कर रहे हैं कि पुअर फैमिली की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे लोगों का ज़मींदारी सिस्टम में चला गया, तो बात तो कर रहे हैं पुअर लोगों की। क्या ये वाकई में पुअर लोगों का हेल्प कर रहे हैं? तो देखते हैं। तो हम मसीहा लीडर के रूप में देखते हैं, तो क्या ये वाकई में लीडर हैं? तो हम देखेंगे कि ऐसा कुछ है नहीं, तो क्योंकि ये ज़मीनी हकीकत इससे अलग है। तो बातों से तो इनकी लगती है कि ये जनता की सरकार की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मतलब निम्न वर्गों की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा वाकई में है नहीं। यदि ऐसा होता तो जब गवर्नमेंट जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो जब हॉस्पिटल बना रही है इनके लिए, और या फिर रोड बना रही है, तो फिर उस पर ये इसको रोकने का कार्य नहीं करते। ये बेसिक चीज़ से हम समझें तो इसको रोकने का कार्य नहीं करते ये। और दूसरा देखें कि जो हिंसा का रास्ता है वो उसको नहीं अपनाते ये लोग, और जो है लोकतांत्रिक सरकार पर भरोसा करते, और जो है कार्य करते, जैसे और जगह पे होता है। फिर जो है सामाजिक उत्थान का जो इनका मकसद है उसको पूरा करते, और जो उनका प्रभुत्व है, यदि उनका जो मतलब कैसे हैं कि उनका जो इम्पोर्टेंस है उस एरिया में, तो वो बना रहे, इसलिए वो ऐसा करते हैं कि ताकि गरीबी बनी रहे और समस्या उत्पन्न होती रहे, ताकि फिर उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा, फिर उनका जन समर्थन जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बातें तो फेल हो जाती हैं कि वहाँ वो लोकल लोगों के ये मतलब मसीहा हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हम बात कर रहे हैं कि ये लोग गरीब हैं, तो आखिर ये पैसा पाते कहाँ से हैं? तो थोड़ा सा इस पे देखते हैं कि आखिर इनके पास मनी आती कहाँ से है। तो ये जो है इनका जो मुख्य रूप है, जो इनकम का इनका सोर्स है, हम इनकम सोर्स की बात करें तो ये जो है वसूली करते हैं। जैसे कोई सरकार है, वो प्रोजेक्ट लेके जो है उनके नक्सल प्रभावी इलाके में गई, तो वहाँ पे जो सरकारी संगठन है उसको ये लोग किडनैप कर लेते हैं। और बेसिक दिक्कत ये होती है कि नक्सलवाद में आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, यहाँ पे पीपल रह रहे हैं, इसमें 20-30 लोग हैं, जो भी है, छोटा सा एक इलाका देखते हैं, 20-30 लोग हैं, तो अब आप इसमें से कोई एक नक्सलवादी है, कैसे पता चलेगा? कोई चीज़ बन रहा है, फिर वहाँ पे अटैक कर दिया वो लोगों को, फिर उसके बाद आके फिर अपना वर्क करने लगा, फिर अपना पहले जैसा ही हो गया, बैक टू नॉर्मल हो गया। तो ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वाकई में कौन ये, इसलिए थोड़ा सा इनका खतरा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है।
तो ये अपहरण कर लेते हैं, किडनैपिंग का मामला आता है। फिर उससे जो है जो उच्च वर्गीय लोग हैं, जो उस एरिया में थोड़ा सा धनवान है, पैसे वाले हैं, उनको मतलब उनके घर के किसी को किडनैप करके फिर उनसे पैसा वसूल लेते हैं। फिर ये सारी चीज़ें, और तो नक्सलवाद का जो एक इंटरनेशनल लेवल पे भी है, उग्रवादी संगठन जो और भी हैं, वहाँ से भी इनकी फंडिंग होती है। तो बेसिक इनका जो मनी इनकम है, तो एक तो किडनैपिंग हो गया, और एक इंटरनेशनल लेवल पे दूसरा जो है उग्रवादी संगठन है, वहाँ से इनकी फंडिंग होती है। तो अब देखते हैं कि सरकार क्या इनसे निपटने के लिए कुछ कार्य कर रही है। वहीं हम बात करें कि सरकार ने क्या क्या मेजर कदम उठाया था, तो सरकार ने विकास का कार्य किया वहाँ पे, और जो है शिक्षा संबंधित वहाँ पे कार्य हुआ, एजुकेशन का काम सरकार ने प्रोग्राम लॉन्च किया। फिर वहाँ पे ऊर्जा रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ, ऊर्जा रिलेटेड जो है, और डिजिटल कनेक्टिविटी का प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किया वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें थी। और वहीं 2013 में जो है रोशनी नामक एक प्रोग्राम था, और जिसके तहत जो वहाँ के जो यूथ थे उनको जो है प्रशिक्षित करने का कार्य किया गया। तो ये सारी चीज़ें थी। और हालांकि इनके खिलाफ अभियान भी चलाए गए। तो जैसे कि ग्रीन हंट की बात कर लें, ग्रीन हंट था आपका। फिर आपका प्रहार था, प्रहार जो बेसिकली 2017 में हुआ था, छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले में जो है सुरक्षा बल द्वारा ये किया गया था। और जो ग्रीन हंट था वो आपका 2009 में हुआ था, और ये छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में ये जो है चलाया गया था। तो ये सारी चीज़ें थी। और देखते हैं, थोड़ा हम समाधान को देखते हैं कि आखिर ये क्या है। तो हम वहीं इसकी बात करें तो ये है स्मार्ट लीडरशिप। और ये आपका है एग्रेसिव स्ट्रेटजी। और एम आपका है मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। और फिर आपका ए, तो ये है आपका एक्शनेबल इंटेलिजेंस। वहीं हम डी की बात करें तो ये है आपका डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। और वहीं एच की बात करें तो एच है आपका हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, और ये जो प्रौद्योगिकी का दोहन का बात करता है। और फिर ए की बात करें तो एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर। और वहीं एन की बात करें तो नो एक्सेस ऑफ फाइनेंसिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो है ये वामपंथी अतिवाद को रोकने का एक उपाय है, ये जो गवर्नमेंट के द्वारा इसको तैयार किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम देखें कि नक्सलवाद कैसे उभरा, कैसे क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ें हम समझ लिए, और क्या क्या सरकार ने कदम उठाया। सरकार हालांकि मेजर स्टेप लेती रहती है, और जिस हिसाब से अभी आज के डेट की बात करें तो बहुत ही कम हो गया है नक्सलवाद समस्या। अब वो उस प्रकार की समस्या नहीं रही है, लेकिन फिर भी एक खतरा तो बना ही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। जय हिंद।